हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिचा उमराव। आज हम हीट डोम के बारे में देखेंगे। ये कहाँ हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कनाडा और यूएस ये दोनों कंट्रीज टेम्परेट जोन में आते हैं, मतलब यहाँ पे सनलाइट स्ट्रेट नहीं आती हैं, स्लैंटेड होती हैं। तो गर्मियों में जून जुलाई में भी यहाँ टेम्परेचर 22 टू 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाता है। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, सिएटल, वॉशिंगटन, पोर्टलैंड, ओरेगन, ये कुछ सिटीज़ में टेम्परेचर 46, 47, यहाँ तक कि 49 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। मतलब 15-20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। इतना टेम्परेचर तो डेजर्ट में होता है। इसका रीजन हम डिटेल में देखते हैं। कि पैसिफिक ओशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन। पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। समर्स में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, इसीलिए यहाँ ज़्यादा सनलाइट आती है और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन ज़्यादा गर्म होता है एज कंपैरिजन टू साउथ पैसिफिक ओशन। लेकिन इस पूरे रीजन में भी गर्माहट इक्वल नहीं होती है। वेस्ट पैसिफिक ओशन ज़्यादा गर्म होता है एज कंपैरिजन टू ईस्ट पैसिफिक ओशन। और यही टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ईस्ट पैसिफिक कोस्ट एंड वेस्ट पैसिफिक कोस्ट हीट डोम के फॉर्मेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स में से एक है। इस बात को आप एक पिक्चर से भी समझ सकते हैं। तो थर्मोक्लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ओशन के वार्म वाटर को और कूल वाटर को अलग करती है। तो पैसिफिक ओशन में ये लाइन स्ट्रेट ना होके टिल्टेड है। वेस्ट पैसिफिक ओशन में आप देख सकते हैं कि वार्म वाटर ज़्यादा गहराई तक है और ईस्ट पैसिफिक ओशन में एज कंपेरिजन टू वेस्ट वार्म वाटर कम गहराई में ही है। तो यहाँ गर्म पानी होने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन है और यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ वेस्ट पैसिफिक ओशन में वार्म एयर राइज होती है और ईस्ट पैसिफिक ओशन में जाके सिंक हो जाती है और एयर का ये सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है। वेस्ट पैसिफिक ओशन में वार्म एयर का राइज होना और ईस्ट पैसिफिक ओशन में सिंक होना। तो ये तो हो गई पैसिफिक ओशन की बात। हमने देखा कि वेस्ट पैसिफिक ओशन से गर्म हवाएं ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ आती हैं। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। उससे पहले हम जेट स्ट्रीम्स के बारे में देखते हैं। जेट स्ट्रीम्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलने वाली तेज हवाएं हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर लेयर में चलती हैं। ये मेनली अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चलती हैं। इक्वेटर जो रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है और पोल्स ठंडा होता है, इस वजह से हवाएं चलती हैं। तो जेट स्ट्रीम्स का यूजुअल पाथ ऐसा होता है जैसा इस पिक्चर में शो किया गया है, पर इस साल ये ऑब्जर्व किया गया कि जेट स्ट्रीम का पाथ बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड और वेवी हो गया, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, इस साल जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा वेवी और इलोंगेटेड हो गई है। तो इसका मेन रीज़न पोलर एम्प्लीफिकेशन बताया जा रहा है। पोलर एम्प्लीफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोल्स की आइस पिघल रही है उसी को पोलर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्स का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई हो रहा है और उस वजह से जेट स्ट्रीम्स वीक हो रही हैं और उनकी स्पीड कम हो रही है और स्पीड कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वेवी और इलोंगेटेड और लूप टाइप उन्होंने फॉर्म कर लिया है। दूसरा, ला नीना ईयर होने की वजह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ईस्ट पैसिफिक ओशन और वेस्ट पैसिफिक ओशन में वो बहुत ज़्यादा है। अब ला नीना क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि इस वजह से वेस्ट पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और ईस्ट पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज़्यादा हॉट एयर वेस्ट पैसिफिक ओशन से ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ आएगी। तो ये दो मेन रीजंस हैं हीट डोम के फॉर्मेशन के लिए। इन दोनों रीजंस की वजह से हीट डोम कैसे फॉर्म होता है अब वो देखते हैं। जेट स्ट्रीम के वेवी होने की वजह से इस लूप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और यहाँ हाई प्रेशर फ्रंट हो जाता है। तो जितनी भी हॉट एयर यहाँ आ रही है वेस्ट पैसिफिक ओशन से वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है इस सिस्टम से। बाहर निकलने की बजाय ये उल्टा ग्राउंड की तरफ पुश कर दी जाती है हाई प्रेशर फ्रंट्स की वजह से। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे छत में गर्मी में पानी की टंकी होती है तो वो पानी बहुत गर्म हो जाता है
क्योंकि जितनी भी धूप आ रही है उस वजह से हीट अंदर तो जा रही है, पर पानी की टंकी में ढक्कन होने की वजह से वो जो स्टीम है और मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो यही केस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हीट तो अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर फ्रंट की वजह से यहीं पे पैक हो जाती है हीट। तो इसी को हीट डोम बोलते हैं। हीट डोम की फॉर्मेशन की वजह से क्लाउड्स भी नहीं बन पाते हैं और जो वेदर सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और ये धीरे धीरे ही 7 to 10 डेज में ओपन होता है और यहाँ अंदर का वेदर सिस्टम बाहर मूव करता है। तो अभी हाल ही में यही हीट डोम का फॉर्मेशन हुआ कनाडा और यूएसए के कुछ पार्ट्स में, और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस इतना हाई चला गया, एक डेजर्ट के बराबर। और डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। हीट डोम की वजह से जो टेम्परेचर राइज होता है वो भले ही 7 to 10 डेज के लिए होता हो, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो हम देखते हैं। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है और सडन डेथ हो सकती है। इसकी वजह से सूखा पड़ सकता है और फसलों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हीट डोम की वजह से जंगलों में आग भी लग सकती है और वहाँ के जानवर और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से अचानक से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एसी कूलर यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पावर आउटेज या पावर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा हुआ भी है अभी यूएस और कनाडा में कई जगह पे। हीट वेव हमेशा से हमारे अर्थ में एक रेगुलर फेनोमेनन रही है, लेकिन पहले इनका फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों कम हुआ करता था, पर आजकल इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन मेड क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आ रही हैं। अभी इस सब्जेक्ट पे रिसर्च चल रहा है। तो ये था हीट डोम, जिसकी वजह से यूएस और कनाडा में अचानक से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।